अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं आपके मसाइल के हवाले से। बहुत सारे लोग फ्रोज़न शोल्डर, बैक पेन की वजह से परेशान रहते हैं। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पर कर चुके हैं, बट इसके बावजूद हमें आप लोगों का जो फीडबैक आता है, आप लोग जो हमारे से इश्यूज़ डिस्कस करते हैं, तो फिर हमें रिपीट करने पड़ते हैं जी ये टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मसला है और डिफरेंट एज ग्रुप में जब देखा जाता है तो इसकी वजूहात भी डिफरेंट होती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रोज़न शोल्डर बेसिकली है क्या, इसका इलाज क्या है, जो घर में मसाज कराए जाते हैं, और फिर बहुत सारे लोग जो जराह से जाके पट्टियाँ वगैरह करा लेते हैं, उससे क्या नुकसान होता है। सेकेंडली, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द रहना, ये बड़ा आम है। लोग कहते हैं सो के उठे, दफ्तर से घर जा रहे हैं, अभी दफ्तर जाना है तब भी हम थके हुए हैं। ऐसा क्यों है, इसकी वजूहात क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ शाइटिका क्या है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी इसकी वजह से बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है और पता भी नहीं चल रहा होता कि बेसिकली पेन क्या है, क्यों हो रही है और कहाँ से स्टार्ट हुई है। इसके इलाज पे भी आज हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं जी मरियम, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मरियम, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रोज़न शोल्डर की। फ्रोज़न शोल्डर है क्या? फ्रोज़न शोल्डर कंधे का जाम हो जाना। हाँ। जैसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। जैसे हमारा शोल्डर लॉक एंड की के मॉडल पे काम करता है, तो जैसे चाबी फंस जाए ताले के अंदर जाके, अच्छा। उसी तरह से हमारा जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है शोल्डर का, वो लॉक हो ये जाता वाला है। हाँ जी, तो वो फंस गया अंदर जाके और मूव नहीं कर पा रहा है। डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स बहुत प्रोन होते हैं कि उनके अंदर ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। क्या बहुत ज़्यादा देर बैठ के काम करने वालों के साथ भी होता है? क्योंकि आजकल तो लैपटॉप पे लोग बैठे रहते हैं बहुत ज़्यादा देर, वर्क फ्रॉम होम करना है, फिर बहुत ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्राइवर हजरात के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक पोस्चर में बैठने का इशू है? देखिए, इसको लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे रोटेटर कफ इंजरी को और फ्रोजन शोल्डर को। यानी कि आपके कंधे के साइड वाले मसल्स टाइट होने की वजह से, जैसे मुसलसल लैपटॉप वर्क, ज़्यादा ड्राइविंग, एक्सेसिव इस्तेमाल की वजह से सराउंडिंग मसल्स टाइट होने लग जाते हैं और उसकी वजह से भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही होती है। या फिर आपका वो जॉइंट जो है वो लॉक हो रहा है। दो डिफरेंट चीज़ें, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है आम आवाम के लिए। तो इसीलिए हम गाइड करते हैं बार बार कि अगर आपको डायबिटीज़ है, वज़न ज़्यादा है या कोई ऐसी इंजरी हुई हुई है जिसकी बात आपको लगे कंघी करना मुश्किल है, कमीज़ बदलना मुश्किल है, और आपको लगे कि वो जॉइंट है आपका जो लॉक है, तो वो फ्रोजन शोल्डर है। अदरवाइज हो सकता है कि आपके सराउंडिंग मसल्स जो हैं, नेक के मसल्स टाइट हो जाएं, कंधे के मसल टाइट हो जाएं, तो वो कोई और इंजरी हो सकती है, मस्कुलर इंजरी। तो ये जानना और डिफ्रेंशिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रोजन शोल्डर में पेन क्या आपकी वहाँ तक रहती है, सिर्फ आपका शोल्डर मूव करते हुए आपको प्रॉब्लम होती है, ये वाले सिम्टम्स हैं? देखिए, फ्रोजन शोल्डर की 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, फ्रीजिंग स्टेज, थ्रॉबिंग स्टेज और फ्रोजन स्टेज। पहली स्टेज में आपको सिर्फ फील होता है कि बहुत शार्प पेन है, अच्छा, लेकिन मूवमेंट उतनी रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई, आपको कंधे में मुसलसल दर्द रहता है। आहिस्ता आहिस्ता पेन कम होता जाता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाती है, कंघी करना मुश्किल होता जा रहा है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है। मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे आके आप ताली बजा लें तो वो भी पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, उसके बाद पेन चली जाती है फ्रोजन शोल्डर में, लेकिन आपका कंधा मुकम्मल लॉक हो जाता है कि आप यहाँ तक लाते हुए भी चीखें निकल रही हैं। ठीक है, लेकिन पेन चला गया है मुकम्मल। तो ये 3 डिफरेंट स्टेजेस के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर आप एक्यूट स्टेज पे, पहले स्टेज पे ही आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट कर लेते हैं या होम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। अच्छा, अब आपने पहली स्टेज पे कहा, पहली स्टेज पे क्या आम प्रैक्टिस होती है, हम पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। तो वो ये होता है कि जब कभी पेन हुई, बहुत ट्रिगर किया, आपने पेन किलर खा ली, फ़र्क पड़ गया, तो पेन वहीं की वहीं रहती है, वो एक्चुअली आपका मसला हल नहीं होता पेन किलर से। जब आप कहते हैं अच्छा अब तो ठीक हो गया, शायद 1-2 दिन पेन नहीं हुई, तो वो क्या वहीं की वहीं पेन रहती है? एक तो हमारी यूनिवर्सल पेन किलर पैनाडोल जिसको बनाया हुआ है, हर मसले के लिए ले लो, वो लेते रहेंगे तो यकीनन कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है अगर आपने कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी साथ स्टार्ट की है, कुछ हद तक फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो एक टेम्परेरी रिलीफ है। परमानेंट रिलीफ आपको एक्सरसाइजेस के थ्रू ही आएगा। पॉइंट ये होता है कि जैसे आपका कोई मसल स्टिफ है, खिंच गया है, उसे मैं जितना मर्जी खींच खींच के सीधा करती रहूँ, एक्सरसाइज कराती रहूँ, बॉल पकड़ा दूँ आपके हाथ में, कुछ भी कर लूँ, वो ले दे के वापस उसी तरह खिंचाव में आएगा, क्योंकि पट्टा रिलैक्स नहीं हुआ। वही केस इसके साथ है कि जो पेन ट्रिगर हो गई है, स्टिफनेस शुरू हो गई है, आपको खिंचाव भी महसूस हो रहा है,
उसको रिलैक्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर आप एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं। तो फौरी तौर पे पेन किलर कोई हेल्प नहीं कर रहा होता आपकी। सही सही। अच्छा, हम एक्सरसाइज तो आपसे पूछेंगे क्या है, लेकिन अगर किसी को ये मसला है तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है सोते हुए? अगर क्योंकि आपको पेन समटाइम्स ज़्यादा अपनी गलतियों की वजह से होना शुरू हो जाती है। हम नहीं देखते कि हम बाजू बार बार ऊपर कर रहे हैं या बाजू नीचे रख के सो गए हैं, सोते हुए आपका पॉस्चर एक ही रहा, पिलो आपका जो था वो ठीक नहीं था। तो ये चीज़ें, जिनको फ्रोजन शोल्डर का इशू है, उनको क्या क्या एहतियात करनी है? अच्छा देखिए, जिस किसी को भी फ्रोजन शोल्डर और उसको पता चल गया, डायग्नोस हो गया, सही डायग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपने सबसे पहले अपने पास इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड घर पे रख लेना है। नहीं मिल रहा, आप हॉट वाटर बॉटल यूज़ करें। ठीक है। वो भी नहीं हो पा रहा है तो नीम गर्म पानी लें, उसमें टॉवल डिप करें, निचोड़ें और अपना सारा शोल्डर उससे कवर करें। दिन में एटलीस्ट 3 दफ़ा तो लाजमी करें। ठंडा गर्म नहीं करना, यानी एसी के नीचे और बैठे गरमाइश दे रहे हैं, ये काम बिल्कुल नहीं करना। पंखे की हवा से भी आपने अवॉइड करना है। ठीक है। स्टिफनेस जाएगी तो अगला स्टेप आप फॉलो कर सकेंगे। ये गर्म टॉवल से, हीटिंग पैड से होता क्या है? हमारी मसल रिलैक्स हो जाती है। कोर बेसिकली आपने पट्टे देखिए को ना, ये रिलैक्स बड़े करना कहते है। होते थे। हाँ, खिंचा हुआ है ना पट्टा, उसको रिलैक्स करने के लिए आप हीट दोगे। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे स्वेलिंग या रेडनेस है तो आप आइसिंग करोगे। अच्छा। बहुत सारी ये आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि फॉरन पहली स्टेज पे आपको आइसिंग करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हीट करनी चाहिए। मैं आपको ये गाइड करूंगी कि आप आइसिंग और स्पंजिंग, कोल्ड स्पंजिंग तब करते हो जब आपको वहाँ पे रेडनेस है या आपको लगे कि पट्टा आपका साइडों पे मसल स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन है, तो आप आइसिंग करोगे। अगर आपको स्वेलिंग या रेडनेस नहीं है तो आप हीट का इस्तेमाल करोगे। अब आपने हीट दे ली, पहला स्टेप पता चल गया। दूसरे स्टेप में आप लाइट आइसोमेट्रिक्स करते हो, लाइट एक्सरसाइजेस करते हो, जैसे श्रगिंग कर ली, राउंडिंग कर ली, जितना आप इजीली करो। बेसिकली आपने इसको मूव करते रहना है। वो बॉल जो सॉकेट जॉइंट बना हुआ है, आपने उसको डिफरेंट एंगल्स पे मूव करना है। सही। हिलाते हैं ना, चाबी फंस जाती है, हम हिलाते हैं आगे पीछे कि वो निकल आए किसी तरह, वही आपने अपने जोड़ के साथ करना है। सही सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा, इसमें कुछ आपकी डाइट का रोल भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा, हम तो ज़्यादा काम भी नहीं बैठने वाला करते, फिर भी हड्डियों में बहुत दर्द होता है, शोल्डर में बहुत पेन है, नेक में, तो ये हमारी डाइट भी डिपेंड कर रही होती है? देखिए, हमारी डाइट के अंदर से बेसिक न्यूट्रिएंट्स तो मिस हो चुके हैं। हम डाइट प्लान्स के चक्करों में पड़ गए हैं, हमें ये नहीं पता कि हमने एक्सरसाइज को भी उतनी ही अहमियत देनी है। हम डाइटिंग कर रहे हैं और बेसिक न्यूट्रिएंट्स जाते जा रहे हैं। कुछ लोगों को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है जी, वेट लॉस की जर्नी पे प्रोटीन लें, कार्ब्स माइनस कर दें, फाइबर ये कर दें, फाइबर ऊपर कर लें, फाइबर नीचे, बेसिक चीज़ चली जाती है। विटामिन डी का पता ही नहीं बेसिक सोर्स क्या है। जब आपने वो डाइट प्लान बनाया, हो सकता है विटामिन डी बिल्कुल आपकी उसमें से माइनस हो गया हो। आम हालात में भी मेरा नहीं ख्याल आप या मैं उतनी अच्छी एक डाइट ले रहे होंगे जिसमें विटामिन डी भी हो, कैल्शियम भी सही जा रहा हो, B12 भी हमें चाहिए हो, मैग्नीशियम भी चाहिए हो, तो ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स मिस हो रहे होते हैं। तो आपने जिन लोगों का ना कि मैंने एक्सेसिव एक्टिविटी तो कोई भी नहीं है, फिर भी जोड़ों में दर्द है, पट्ठों में खिंचा हुआ, चेक करें आपके आयरन लेवल्स, आपके विटामिन डी, आपके कैल्शियम, आपके B12, ये सारा कुछ पूरा है। इनके ब्लड टेस्ट कराएं, उसके अकॉर्डिंग इसमें मल्टीविटामिन ये फूड की फॉर्म में बेहतर तो यही खाने की सूरत में आप उसको लें। हाँ, बिल्कुल। और लेकिन ऐड लाजमी करें। और वह जैसे आपका पहला सवाल था कि सोने से या लेटने से वो चीज़ ट्रिगर हो रही होती है या उसका क्या उसमें हल निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको दर्द रहता है एक साइड पे, तो उस तरह सॉफ्ट कुशन रख के सोएं। घुटने में दर्द रहता है, उसके नीचे सॉफ्ट कुशन रखें, कोशिश करें उस पर वजन ना डालें। जैसे घुटने में दर्द है, चलते फिरते पहले सीढ़ियाँ स्टेप उठाते हुए उस पे वेट पहला ना डालें। कंधे में दर्द है तो इस तरफ हैवी बैग्स ना पहने, लाइट वेट कपड़े पहने, टाइट क्लोथिंग ना करें। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जी मरियम हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। दर्द कोई भी है, आपकी बाजू में पेन हो रही है, बैक में पेन हो रही है, नॉर्मली क्या होता है, हम ना घर में मसाज करा लेते हैं। अब वो आपका जो आप कहते हैं ना फर्स्ट एड के तौर पे, अच्छा बहुत दर्द है, मुझे ज़रा यहाँ पे ऑयल लगा दो, मुझे ज़रा यहाँ पे ऑयल लगा दो, फिर हम नहीं देखते एसी में चले गए। तो ये गलतियाँ जब हम करते हैं तो हमारे मसल्स के साथ होता क्या है? हमारे मसल खिंच जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिलैक्स नहीं हो पाते। वो कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। आप वो जो काम वालियों से तेल डलवाया, सही रगड़ा लगवाया है, वो कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है, उल्टा वो नुकसान दे रहा है, इंजरी प्रोन कर देता है बॉडी को,
मसल वीक कर देता है, ट्रिगर पॉइंट्स एक्टिव कर देता है, नॉट्स बनने के खतरे ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आप ना हर किसी से इस तरह से आप नहीं करवा सकते हैं कि वो पेन वाला एरिया था तो उसने मालिश की तो वो ठीक हो गया, वो आपके लिए नुकसानदेह है। अच्छा। तो आप प्रोफेशनल बंदे के पास जाएं। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास हमें विजिट करते हैं तो हम उसमें सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन होते हैं, मालिश नहीं होती है, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन होती है, जिससे हम आपके ट्रिगर नॉट्स जो बने हुए उनको रिलीज करते हैं और वो मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। बच्चों को अक्सर आप ऑयल वगैरह लगा के नहला देते हैं और बाद में पंखे के नीचे भी लिटा दिया, इसी के नीचे, ये प्रैक्टिस ठीक है? ये नहीं ठीक। देखिए ठंडा गर्म हो जाता है, वो आम अल्फाज में तुम यही कहेंगे ठंडा गर्म हो जाता है, लेकिन हमें पता है कि वो मसल रिलैक्स नहीं हो पाता। जैसे हम जिम के बाद फौरन नहीं कहेंगे कि आप जो है ना पंखा चलाओ या एसी के नीचे जाके बैठ जाओ। मसल वार्म अप हुए हुए हैं, उनको रिलैक्स होने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। जैसे खाना खाने के फौरन बाद नहीं कहा जाता कि आप नहाने के लिए चले जाओ। मसल की ब्लड स्ट्रीम एक्टिव है, वो ठीक नहीं है, आपके अपनी सर्कुलेशन के लिए, आपके अपने मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें चेंज करें, इस पर थोड़ा सा सर्च किया करें, उसके बाद इसको फॉलो किया। अच्छा मरियम, आज मुझे बच्चों के लिए कुछ ऐसे गेम्स बताएं जो उनकी हड्डियां मजबूत करती हैं, कि हम बच्चों को घर में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी कराएं कि उनकी ये हड्डियां मजबूत हों, जोड़ जिनको हम कहते हैं ना जॉइंट्स, वो मजबूत हों। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों को उसमें हम इंगेज कर सकते हैं? अच्छा देखिए, बच्चों की हाइट के लिए उनको कहा करें कि वो लटका करें। अच्छा। रॉड लगा के ना उससे उनको हैंगिंग करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के जॉइंट्स एक्टिव रहें और वो मतलब अर्ली स्टेजेस पे ही उसको 20s में एंटर होते हुए जोड़ों के दर्दों का मसला ना बने, तो उसको साइकिलिंग कराएं। साइकिलिंग एक बेहतरीन लो एफर्ट छोटी एज से या बच्चे को साइकिल लेके दें, साइकिलिंग करवाएं। उनके जॉइंट्स के लिए बड़ी अच्छी है, जॉइंट्स की ग्रोथ के लिए। बच्चों का जो जॉइंट का ग्रोथ पीरियड होता है ना, वो बहुत एक्टिव होता है, तभी उनकी हाइट पे डिपेंड करता है। जो पहले एक्टिविटीज में नहीं एंगेज करते, आप देखेंगे उनकी हाइट के इश्यूज रहते हैं, उनके अंदर मसल वीकनेस भी रहती है। तो पहले से उनको ये हैंगिंग, साइकिलिंग, फिर ये जो स्किपिंग होती है, रस्सा फलांगना, वो एक्सरसाइजेज उनको घर पे करवाएं। ये बहुत बेसिक है। वॉक उनकी रूटीन के अंदर लाजमी ऐड करें, खुद भी करें और उनको भी कहें। फिर आप खेलने के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जंपिंग वगैरह, ये बहुत अच्छी। जंपिंग में आ जाता है लेकिन इंजरी का खतरा होता है। स्किपिंग जो है ना बड़ी एक प्लान्ड एक्सरसाइज होती है, तो वो बहुत अच्छा है उनके लिए, हार्ट रेट के लिए बड़ा अच्छा है, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी हो जाती है, तो ये आप उनको करवा सकते हैं। और साइकिलिंग तो आप छोटी एज से बच्चे को कराएं, बच्चे की बॉडी भी एक्टिव होती है, मसल्स भी, जो हम कहते हैं ना कि आपके स्ट्रांग होने चाहिए, जॉइंट स्ट्रांग होने चाहिए। तो आप कभी खुद साइकिलिंग करें तो आप देखेंगे डिफरेंस कि आपकी बॉडी में एकदम से ऐसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत तेज़ होगी और आप बड़ा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। तो साइकिलिंग मुझे बताएं, सिर्फ प्रॉपर जो साइकिल चलाना होती है उसके फ़ायदे क्या है? अगर सुबह के टाइम एक हेल्दी पर्सन भी कि भाई मैं सिर्फ बाकी एक्सरसाइज वगैरह ना करूँ, साइकिलिंग कर लूँ, मेरे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा देखिए, ये जो फीमेल्स हैं जिनको इश्यूज रहते हैं कि मतलब थाइज में वेट ज़्यादा हो रहा है, भारी टांगे बहुत मोटी हैं और इस तरह के कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, सोसाइटी डाल देती है, कुछ लोग खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए साइकिलिंग बहुत अच्छी है। अच्छा। आपके ग्लूट्स की एक्सरसाइज होती है, फैट बर्न बड़ी तेज़ी से होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है, एफर्ट कम लगती है, जॉइंट पे एफर्ट नहीं पड़ती, लोड नहीं पड़ता और वो पेन फ्री हो जाता है। सही। तो जिनको आर्थराइटिस है, घुटनों का मसला है, वो साइकिलिंग लाजमी करें। अच्छा। उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जॉइंट पेन नहीं होगा उनको। जिन लोगों को हील पेन रहती है वो भी करें, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है और इस पे एफर्ट बिल्कुल भी नहीं लगती। तो ये कर सकती है, फीमेल्स भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बड़ा अच्छा है कि अगर वो साइकिलिंग कर सकते हैं तो वो करें, उनसे उनका शुगर स्पाइक कंट्रोल में रहेगा। सही जी। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बता दीजिएगा, ये कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारी ना हड्डियों में ऐसे होता है, दर्द अंदर फील हो रही है और बिल्कुल हड्डियों के अंदर दर्द फील होती है, वो किस वजह से होती है? अच्छा, हड्डियों के अंदर यानी कि यही हो सकता है कि फिर अगर उनका विटामिन डी अच्छा नहीं है, कैल्शियम इंटेक अच्छा नहीं है, तो वो जॉइंट पेन उनको शार्प रहता है, यानी कि खड़े होते हुए लॉक हो जाना जॉइंट का और साथ शार्प पेन उठना, सराउंडिंग्स में उठना। तो इसका मतलब यही है, एक तो रूटीन अच्छी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि मैं एक्टिविटी करता हूँ तो मुझे पेन होता है, कुछ लोगों का कहना है मैं एक्टिविटी नहीं है तो भी पेन हो रहा है। एक्टिविटी करते हैं तो वो देखें कि आया वो एक्टिविटी आपको थका रही है कि आपके लिए उसमें कोई फ़ायदा भी है। बिल्कुल। पेशेंट आके कहेगी मैंने 3 घंटे वॉक किए अपने 10,000 स्टेप पूरे करने के लिए, लेकिन इतनी दर्द शुरू होगी, लेकिन मैंने कहा स्टेप पूरे करके छोड़ने हैं, मैं अपनी ये वेट लॉस की जर्नी सही करूँगी।
क्या किया आपने? आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन देती रही कि मैं दर्द में हूँ, रुक जाओ, रेस्ट कर लो, लेकिन आप उसको थकाते रहे, आपने उल्टा और किसी इंजरी के लिए अपनी बॉडी को प्रोन कर लिया। आपने उसको ठीक से नहीं किया। अब बजाय इसके कि आप वो 10,000 की जगह कोई 2,000 स्टेप लेती, आपकी बॉडी भी ना थकती, आप फील कर लेती कि देयर वाज अ डिफरेंस। तो आपने एक्सरसाइज करनी है तो देखें कितनी करनी है, आपकी बॉडी उस पर थक तो नहीं रही है, और एक्सरसाइज क्यों नहीं करनी है वो आपने अब डिसाइड करना है कि आपकी जॉइंट की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है। इसकी बजाय अगर मैं स्ट्रेचिंग्स और आइसोमेट्रिक्स करूंगा तो मेरे लिए अच्छा है। सही आपको ये ना किसी की हेल्प भी इसमें मेरे ख्याल से लेनी चाहिए। हम खुद से तो डिसाइड कर लेते ना, अच्छा मेरी दोस्त ने ये किया था, फलां बंदे ने ये किया था, हमने यूट्यूब पे ये देखा था और उसने इतने टाइम में इतना वेट कम कर लिया, उसने ये वाली एक्सरसाइज की थी, ये हो गया। ये चीज़ें हर किसी की बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है कि उस बंदे का स्टेमिना अच्छा हो, वो चीज़ें बर्दाश्त करे, आप नहीं कर सकते। सो ये ना हो कि आप अपने साथ उल्टा जुल्म करने बैठ गए और कोई मसला आपने निकाल लिया। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप प्रॉपर किसी की अगर हेल्प ले लेंगे, अगर आप जिम जाते हैं, जिम ट्रेनर से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अगर चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ ये जो देख के हम चीज़ें कर रहे होते हैं ना, ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं उनका काम ऐसा होता है खड़े रहना होता है। बहुत सारे हम देखते हैं फूड पॉइंट्स ऐसे हैं, सैलून्स ऐसे हैं जहाँ पर सारा दिन खड़े रहने वाला काम होता है। तो बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि टखनों में पेन होना, और कुछ लोगों को तो मैंने ये देखा है कि वेन्स जो है ना वो प्रॉपर मरियम नज़र आना शुरू हो जाती हैं मुसलसल खड़े रहने से, बारीक सी वेन्स बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। क्यों? अच्छा, ये बारीक वेन्स जो है ना, ये वेरिकोज वेन्स, इनको हम स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। दो इसका ट्रीटमेंट्स प्लान हो सकते हैं, या आप लेज़र करवा लो, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, या फिर आप फिजिकल एक्टिविटी सही कर लो। अच्छा, अब फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत आसान है, लेकिन लोगों को बड़ा पहाड़ लगता है। पेशेंट मेरे पास गुजरात से आया है, ही ट्रेवल्ड ऑल द वे, डाइवो बैठे आगे ड्राइवली क्लिनिक पहुँचे हैं, आके मुझे कह रहे हैं मेरे ना घुटनों में और जोड़ों में दर्द है, तो आप ये ठीक कर दे। मैंने कहा मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं एक सेशन दूंगी, लेकिन बाकी क्या करेंगे जो आप इतनी दूर से आए हैं? मैं फिजियो करवाने नहीं आया, मुझे सिर्फ इसका इलाज चाहिए और वो आपने बताना आप क्या करेंगी। मैंने कहा सर मैं आपको एक्सरसाइजेस गाइड कर सकती हूँ, वो आपने करनी है। नहीं एक्सरसाइज नहीं मुझसे होगी, मेडिसिन बताते हैं कोई। अच्छा, एक्सरसाइज क्यों नहीं होगी भाई? अब वो कहते हैं कि आप कहेंगी कि मैं साइकिलिंग कर लो, मैं साइकिलिंग नहीं कर सकता, तो साइकिलिंग के लिए कोई और ट्रीटमेंट देखे ना, आप पोर्टेबल ले ले, बैठे बैठे आपने उस पर सिर्फ यूं चलाना है, आप ऑल्टरनेट की तरफ आ नॉट डिफिकल्ट, ऑल्टरनेटिव्स देखिए उसके। अब वही बात है जो आप सवाल मुझसे पूछ रही हैं कि भाई आई जस्ट कंप्लीटली फॉरगॉट योर क्वेश्चन। वेन्स जो नजर आती हैं, वेन्स जो नजर आती हैं, देखिए अब वो कह रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ। एक बंदे को कहो कि तुम मुसलसल खड़े हुए हो, वो कहेगा फिर भी मेरी वेरिकोज वेन्स हैं, तो मैं इससे ज्यादा क्या फिजिकल एक्टिविटी करूँ, मैं सारा सारा दिन खड़ा रहता हूँ। ऐसे ही तो आप उसके अंदर क्या करें कि आप फिजिकल एक्टिविटी में बट किक्स वो स्टार्ट कर दें, अपने काफ किक स्टार्ट कर दें, आप कुछ देर के लिए बैठ जाया करें, एंकल पंप्स कर लिया करें, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी। मुसलसल खड़े रहना भी तकलीफ दे है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मेन वजह नहीं हो सकती वेरिकोज वेन्स होने की, उसकी वजह हो सकती है अगर आप टाइट क्लोथिंग करते हैं, अच्छा टाइट कपड़े पहनते हैं, उन लोगों को, डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन लोगों को, या हम फीमेल्स जो बहुत प्रोन होती हैं कि यानी कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाती, व्हेन दे क्रॉस देयर 60s, वेट ज़्यादा है, घुटनों पर इतना वजन नहीं पड़ता, ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता, तब वो वेरिकोज वेन्स बन जाते हैं। तो इसका एक इलाज ये है कि आप स्ट्रेट लेग रेज करो, एलिवेट रखो। हमारा पाँव जो है ब्लड फ्लो का मेन हब है, अगर वो एलिवेट रहेगा, ऊंचा रहेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन डाउन नीचे की तरफ आएगी। अच्छा। मसाज भी लें तो नीचे की तरफ लें, ठीक है। तो पाँव से अगर ब्लड नीचे की तरफ आएगा लोअर बॉडी की तरफ, तो वो फिर आपके लिए अच्छा है, उससे एलिवेशन से आपकी। अच्छा, ये मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपने ज़रूर करके दिखाना है कि आपने मसाज किस तरह से करना है। हम ब्रेक की तरफ चले जाते हैं जी, ब्रेक लें और ब्रेक के बाद बताते हैं कि अगर आपने मसाज वगैरह कराना है तो उसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, मरियम हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे जिनकी वेन्स नज़र आती हैं, जिनको यहाँ पे पेन रहता है, उनके लिए मरियम आप बताई थी फुट मसाज करना है, कैसे करना है? देखें, उन्होंने स्ट्रेट लेग रेज करना है। अगर आप भी इस तरह बैठे हुए हैं और कुछ देर के लिए अपनी टांग को सीधा ऊंचा रखें, ठीक है,
और इसमें आप एंकल पंप्स भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हमने ब्लड की सप्लाई अच्छी करनी है। ठीक है। टांगे सीधी नहीं ऊपर उठाई जा रही, कुशंस या पिल्लोस की मदद से आप कुछ देर के लिए उसको एलिवेट रखें, होल्ड कर ले, बस ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है। SLR जो है वो आपकी वेरिकोज वेन्स के लिए अच्छा है। अब जो लोग मसाज करवाते हैं वो यूं रगड़वा रहे हैं, ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए। जब आपने स्पाइडर वेन्स के लिए करना है आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए। ठीक है, ये ओके। इस पोजीशन में आपने ब्लड सर्कुलेशन के लिए मसाज कराना है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए। सेकंड एक इशू बहुत कॉमन लोग हमें बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि लेग में बहुत ज़्यादा पेन रहते हैं और वो इतनी बेचैनी होती है कि आप रात को सो नहीं पाते। क्या करना है उसके लिए? अच्छा, उसके लिए भी आप एंकल पंप कर सकते हैं। ये ठीक है। एंकल पंप्स आपने किए, ये ब्लड सर्कुलेशन को फौरी तौर पे अच्छा करता है। अगर आप ये लेट के भी कर लें तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मैं सीधी लेटी हुई हूँ, मैंने टांगे एलिवेट की और उसके बाद मैंने एंकल पंप किए, ठीक है। फौरी तौर पे आपको फील होता है ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हुई है, आप रिलैक्स फील करते हैं और आप सो सकते हैं आसानी से। ठीक हो गया है। वो लोग जिनको रात को नींद नहीं आती और वो ये कहते हैं बहुत बेचैनी रहती है और इतनी लेग्स में पेन होती है कि उनको नींद नहीं आ रही होती, तो उनके लिए ये रूटीन में आप करें 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करना? नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा? 1 मिनट पूरा आपने स्ट्रेट रखना है और साथ आपने एंकल पंप्स करना है। ठीक है, ये आप स्टार्ट में ये करना शुरू करें और आप देखेंगे डिफरेंस आएगा बॉडी में। जिन लोगों के पेन रहती है, ठीक है, अभी आप सो के उठे हैं और आप रिलैक्स फील नहीं कर रहे, शोल्डर में दर्द हो रही है, नेक में पेन हो रही है, पहले उसकी वजह बता दें क्या होती है। देखिए, थकावट हो सकती है, लो आयरन्स की वजह हो सकती है, डाइट अच्छी ना होना, खाना खाते ही सोना और सारा दिन फिजिकली एक्टिव रहना, लेकिन एक्टिव उस तरह से रहना कि आपने थका लिया है खुद को, रिलैक्स नहीं होने दिया। तो मैं हेड टू टो आपको एक्सरसाइजेस बता देती हूँ जो हर बंदा अपनी रूटीन में लाजमी ऐड करे। बेसिक स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम ये चिन टक्स करते हैं, ये चिन टक की, इससे आपकी राउंडिंग ऑफ शोल्डर्स होगी, शोल्डर्स के मसल्स रिलैक्स होंगे। अच्छा, फिर एक होती है चिन को अप डाउन करेंगे, चिन को अपवर्ड करेंगे, ये आपके नेक के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। आपके बेसिक सा स्ट्रेच ऐड कर सकते हो, उठते ही आप कर लो तो आपके नेक के मसल्स रिलैक्स रहेंगे। सुबह उठते ही आपने ये कर लिया तो, और ये बेड पे बैठ कर आप आराम से 2-3 चीजें आप कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर आप ये अपने शोल्डर का स्ट्रेच कर लें, इसको यहाँ से होल्ड करना है और इसको खींचना है, इससे आपके सारे पीछे से शोल्डर के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद आप इसके अंदर ये राउंडिंग ऑफ शोल्डर्स ऐड कर सकते हैं, ये आपके शोल्डर्स के लिए अच्छा है। जिनको लोअर बैक का पेन रहता है और शायद कंधे भी खिंचे रहते हैं, वो ये चाइल्ड पोज कर सकते हैं। जैसे आपने इस तरह अपने घुटनों पे बैठ जाना है और आपने अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करना है आगे की तरफ, ये और आपने स्टे करना है कुछ देर के लिए। हाँ, आपने 10 सेकंड्स का स्टे देना है और फिर आपने वापस ले आना है। जैसे हम सजदे में जाते हैं, नमाज बेसिकली एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उसी के अंदर से निकले। तो जैसे मैं भी नमाज पढ़ी तो मैं लंबे सजदे कर रही होती हूँ ताकि मेरे सारे शोल्डर्स के मसल जो टाइट है वो इस तरह से देखें फौरी तौर पे रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो ये आपकी लोअर बैक के लिए बड़ा अच्छा है और ये आपके शोल्डर्स के लिए बड़ी अच्छी है। ठीक है, उसके बाद आपने लेग्स के लिए बताया, जैसे मैंने आपको कि आप ये एंकल पंप्स ऐड कर सकते हैं, बेसिक एक्सरसाइज है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, नींद का मसला है, टांगों में दर्द रहता है, ये कर सकते हैं। स्ट्रेट लेग रेस कर सकते हैं, नी टू चेस्ट कर सकते हैं, नीज को चेस्ट के साथ लगाया। तो ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो हर बंदा अपनी रूटीन के अंदर ऐड करे तो वो लाइट फील करेगा। ठीक है, ये आप दिन में किसी भी टाइम सुबह मॉर्निंग में कर ले तो ज्यादा बेहतर है, वरना आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। अच्छा, वो लोग जिनको मोटापे की वजह से पेन बहुत टांगों में रहती है, उनके लिए बता दें। वो कहते हैं कि जी हम ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकते हैं, तो कुछ बैठ के अगर एक्सरसाइज आप हमें बता दें तो वो मोटापे के लिए वही है, आप एंकल पंप कर सकते हैं, जो आप खड़े होके भी कर सकते हैं, ये लाइक दिस एंकल पंप, ठीक है। या आप ये किक्स कर सकते हैं, काफ किक्स, ठीक है। ये जिनका वजन ज्यादा है वो बैठ के भी आसानी से नहीं कर सकते, उनके लिए बेहतर है कि वो खड़े होके या किसी चेयर की सपोर्ट लेके आसानी से कर लें। दो चीजें। या फिर आप लाइट साइकिलिंग कर सकते हैं, पोर्टेबल साइकिल्स मिल जाती हैं। मैं दूसरी साइकिल की बात नहीं कर रही हूँ, पोर्टेबल साइकिल है जो आपने बैठे बैठे चलानी होती है, वो आप शोल्डर के लिए भी चला सकते हैं और वो आप बैठ के भी चला सकते हैं। घुटने में जिनको दर्द है उन्होंने क्या करना है? घुटने में दर्द रहता है तो सबसे पहले तो नी कैप, नी स्पोर्ट या नी ब्रेस का इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो है आप साइकिलिंग कर सकते हैं पोर्टेबल वाली। उसके अलावा अगर स्वेलिंग या रेडनेस रहती है तो उस पर
आइसिंग करें और हीटिंग पैड लाजमी रखें। सही हो गया जी। ये तमाम चीज़ें अगर आप रूटीन में करते चले जाएंगे, अब मैंने जिक्र कर लिया यहाँ पे शोल्डर पेन का भी, बैक पेन का भी, लेग्स में जिनको पेन रहती है, ये वो इशू है जो नॉर्मली हमें सबको कहीं ना कहीं 2-3 दिन बाद, कुछ लोगों को रूटीन में ये प्रॉब्लम रहता है, तो उनको इन चीज़ों पे गौर करना है। सबसे पहले टाइम निकालना है अपनी एक्सरसाइज के लिए। सुबह उठते ये 2-3 चीज़ें मरियम ने बताई हैं, अगर आप ये बेड पे बैठ के ही कर लेंगे, स्टार्ट आपका अच्छा हो जाएगा, आप हेल्दी फील करेंगे, एनर्जी अपने आप में फील करेंगे। अच्छा, नाश्ता वगैरह लोग स्किप कर देते हैं, तो हम लेथार्जिक इस वजह से भी रहते हैं मरियम? नाश्ता जो है ना आपको शहजादों वाला करना चाहिए, अच्छी तरह से हेवी नाश्ता। लंच में आप सिर्फ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें या हल्का सा प्रोटीन ले लें, और रात को रोटी कम करें, मीठा बिल्कुल भी ना खाएं। ब्लड टेस्ट अपने करवाते रहा करें हर 3 माह बाद, जिसमें यूरिक एसिड, आयरन, विटामिन डी लाजमी होना चाहिए, और मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें, कहीं नहीं जाएंगी दर्द में। चलें जी, ये वो लोग जो कि बार बार शिकायतें करते थे हमें बॉडी में पेन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, आई थिंक वो जो मेन टॉपिक था ना हमारा, एक शाइटिका का और एक फ्रोजन शोल्डर का, उसके अलावा तमाम जो छोटी छोटी शिकायतें, बॉडी में पेन रहने की, लेग्स में पेन रहने की, नींद ना आने की, ये तमाम जब मसले हल हो जाते हैं ना, तो आप खुद फील करेंगे बहुत अच्छी नींद आप सोएंगे, अच्छी नींद सो के उठेंगे, प्रॉपर टाइम सो के उठेंगे। कम नींद लेना भी हमारी जिस्मानी दर्द का बाइस बनता है मरियम। देखिए, जब दिमाग रिलैक्स नहीं है तो बॉडी रिलैक्स नहीं होगा। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, और पानी का इस्तेमाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे भी जिस्म में जो थकावट है, अब जैसे गर्मी है, पानी स्टे नहीं करता बॉडी में, बिल्कुल ऐसे। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो लिक्विड्स का इंटेक अच्छा रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रखें अपने। ठीक हो गया जी। ये तमाम चीज़ें अगर आप करेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहेंगे, अपने आप को टाइम देना सीखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप साइकिलिंग नहीं कर सकते, उसका अल्टरनेट भी मरियम ने बता दिया जी। आपके पास पोर्टेबल एक साइकिल भी घर में अगर होगी तो ना कुछ करने से बेहतर है, क्योंकि फिर ज़्यादा मसाइल जो हैं वो आपके बिगड़ जाएंगे और फिर वो जल्दी बैक भी नहीं होंगे जी आपके लिए। तो इसलिए टाइम अपने आप को दें। जिन लोगों के साथ ये मसला रहता है, प्रॉपर आपने रेस्ट पे नहीं रहना, बैठे नहीं रहना, वो मसला वहाँ का वहाँ रहेगा। एक्सरसाइज करते रहेंगे तो मसाइल आपके हल हो जाएंगे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, एक और बड़ी टर्म मैं सुनती हूँ लोगों से कि मुझे शाइटिका का मसला है। ये शाइटिका क्या है मरियम? अच्छा, शैटिक नर्व होती है जो दब जाती है, आपके लोअर बैक से आती हुई हिप्स को क्रॉस करती हुई नीचे तक जाती है। अच्छा। मेन नर्व है। आपके गलत पॉस्चर की वजह से, आपकी किसी इंजरी की वजह से, वजन ज़्यादा होने की वजह से शैटिक नर्व इम्पिंज हो जाती है वर्टिब्रास के दरमियान। एक नर्व होती है, एक बारीक सी नर्व है। जब वो दब गई है तो वो फिर तकलीफ उसकी ऐसी है कि वो बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो आप खड़े होने लगे, खड़े नहीं हो सकते। यस, खड़े होने लगे हो तो वो झटका लगता है, आप पीछे की तरफ गिरते हो, तो वो इतनी शार्प पेन है, और उसने बड़े लोगों की एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बेड पे आ जाते हैं आप, 5 से 6 महीने की बेड रेस्ट आ जाती है उसके अंदर। ये किसी भी एज में हो सकती है? हाँ, आई वॉज इन यूनिवर्सिटी 5th सेमेस्टर, और इसी तरह के बारिश में बाहर घूम फिर रहे हैं, और उसके बाद मेरी वो नर्व इम्पेंज हुई है। अच्छा। और उस टाइम वो स्टूडेंट थे तो पता नहीं चला, तो आपकी जो वो तकलीफ है ना वो बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई थी कि मैं उठने लगती थी तो मैं पीछे की तरफ जाती थी, इतना शार्प पेन। और ये यकीन करें वो उस टाइम हील नहीं ना हुआ, तो अब मुझे पता है मैंने जिस दिन हील पहननी है ये पेन एक्टिव होगा। वो आउट ऑफ नो वेयर मेरे किसी भी गलत एंगल पे उठने पे भी ना वो शार्प पेन आता है। यानी आप कह रही हैं कि अगर इसको टाइमली मैनेज ना करें तो ये रहती है। कोई भी तकलीफ, कोई भी इंजरी, आप खुद भी गौर करेंगी ना किसी इंजरी पे, तो वो यही होता है कि अगर वो अनहील्ड छोड़ दी जाए तो कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाती है। सही। अब इसका इलाज क्या है प्रॉपर? इसके लिए हम एक्सरसाइजेस करते हैं। पहले तो होता है कि हम जी फिजियोथेरेपी में उस नर्व के ऊपर से प्रेशर उठाने के लिए मॉड्यूलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जब उस नर्व के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर रिलीव होता है, बेसिकली पेन मैनेजमेंट होती है। पेन मैनेजमेंट होने के बाद हम उसमें एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं कि वो अपनी जगह पे रहे और सराउंडिंग मसल्स जो उसकी वजह से खिंच रहे हैं वो भी रिलैक्स हों, तो उसके अंदर डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर ली जाती हैं। जैसे अगर आप सीधे बैठे हुए हैं और इस तरह से उस पर प्रेशर दें अपनी लेग के ऊपर, और ये लाइट सा स्ट्रेच दें यहाँ पे। अच्छा। अगर आप ये सीधे लेट के करें तो ये फिगर 4 वाला एक फाइबर टेस्ट होता है जो हम टेस्ट करते हैं पेशेंट्स को कि इसको शेटिक पेन है कि नहीं। बहुत सारे लोग लोअर बैक को या हिप की पेन को शेटिक से नहीं कर पाते, ठीक। तो
तो ये फाइबर टेस्ट होता है, अगर यहाँ से आप प्रेस करो तो आपको फील होगा कि पेन आ रहा है, दैट मीन्स ये शेटिक पेन है। लेकिन इसको रिलीज करने के लिए भी यही टेस्ट है कि इसी तरह आप बैठ जाएं। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जो लेट के नहीं कर सकती हैं, मुश्किल होता है, तो उसको हल्का सा यहाँ से स्ट्रेच दें, तो ये आपकी शेटिक नर्व को रिलीज करेगा वहाँ से। तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप बैठे बैठे तो अपने पाँव को आगे तरफ फोल्ड करें और पीछे की तरफ फोल्ड करें, तो उससे भी जो है ना शेटिक नर्व इम्पेंज जो हुई है उसके ऊपर से प्रेशर रिलीफ होता है। ठीक हो गया। और ये आपने दिन में कितनी दफ़ा करना है? दिन में आप कोई भी एक्सरसाइज जो है ना वो 3 दफ़ा कर सकते हैं, 4 दफ़ा कर सकते हैं, नुकसान कोई नहीं, अनटिल अनलेस आप सही कर रहे हैं और पेन फ्री कर रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ लोगों की तो दर्द इतनी ज़्यादा होती है कि उनके लिए बैठ के उठना, इवन बैठना, बिल्कुल बेड पे आ जाते हैं वो, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, नई फिजियो को विजिट कर सकते हैं, इंटरनेट पे देख के हर एक्सरसाइज फॉलो नहीं करें, हर एक्सरसाइज सबके लिए नहीं बनी हुई है। दूसरी चीज़ ये कि आप सॉफ्ट कुशन रख के बैठें, नर्व को ना मैं कहती हूँ ऐसे बचा बचा के रखो जैसे कोई वूंड है, कोई जख्म है, आपने उसको बचाना है। अच्छा। उसी तरह से इसका प्रोटोकॉल होना चाहिए। सॉफ्ट कुशन रख के बैठे ताकि जब आप बैठें तो प्रेशर सारा उस कुशन के अंदर रिलीज हो आपके वर्टिब्रास का, और आपकी नाड़ जो दबी हुई है उसके ऊपर प्रेशर ना आए। जितना सॉफ्ट आपका सिटिंग एरिया होगा वो आपके लिए उतना अच्छा है। जूते जितने कंफर्टेबल होंगे उतना अच्छा है। फ्लैट्स और हील्स को इस केस में माइनस कर दें बिल्कुल। सीढ़ियों का इस्तेमाल बंद कर दें, पैरों बाहर नीचे ना बैठे, नमाज वगैरह भी जो पढ़नी है कुर्सी पे बैठ के पढ़ें। उसके अलावा आपने लेटना है तो सख्त जगह पे लेटना है। वो आपकी लोअर बैक पेन या शेटिक पेन के लिए बड़ा अच्छा है कि आपके लेटने वाला एरिया जो है वो सख्त होना चाहिए। अच्छा। लेकिन बैठने वाला उतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। सही, यानी आप सीधे लेट सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वेट आपकी बैक पे आ जाए वो आ जाए कोई मसला नहीं है। हाँ, साइड्स पे पेन रहता है या ट्रिगर कर रहा होता है, ग्लूट्स से जाता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है, शार्प पेन आ रही है, तो आप साइड्स पे पिल्लोज रख लें, कुशंस रख लें, लेकिन कोशिश करें लेटने के लिए सख्त जगह का इस्तेमाल। कितनी देर में फिजियोथेरेपी से रिकवरी हो जाती है? देखें, एक तो अगर आप फौरी तौर पे आ गए हैं, बहुत डिपेंड करता है। एक्यूट स्टेज में ही हमारे पास आ गए थे तो विद इन अ वीक और 2 ये चला जाना चाहिए। आपका वेट बहुत ज़्यादा है या आप इसके अलावा आपको हाइपरटेंसिव या डायबिटीज़ भी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, हफ्ते से ऊपर 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी इसकी प्लान ऑफ केयर की तरफ आते हैं, ये डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी कुछ लोग फिजियोथेरेपी स्टार्ट कराते हैं, 2-3 दिन 2-3 सेशन में ठीक हुए, छोड़ दी। अब आपने कहा कि अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते तो कभी भी ट्रिगर कर जाता है, ऐसे ही है। तो ये भी गलत प्रैक्टिस है। देखिए, आपने खुद भी सुना होगा, कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द ये कह रहे होते हैं कि मुझे यहाँ इंजरी हुई थी और हर सर्दियाँ ये दर्द निकल आता है। तो बहुत अक्सर हम सुनते हैं। क्यों निकल आता है? क्योंकि आपने उसको अनहील्ड छोड़ा था। वो जब भी प्रेशर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो आपकी पुरानी पेन्स जो हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं। या फीमेल्स बताएंगी कि मैंने एक दफ़ा भारी बॉटल उठा ली थी, अब मैं मुड़ने लगी तो वो पुराना दर्द कहीं से खिंचा हुआ वापस आ गया, क्योंकि उसको हील नहीं होने दिया। हमने आई गई कर दी, पैनाडॉल ले ली, लेट गए, कुछ और ना किया तो बस गरमाइश वगैरह दे ली, हमने उसको जाने दिया, हमने उसकी रीहैब नहीं की। ये बात मैं अब बताना चाहूँगी, अगर ऑडियंस सुन भी रही है तो देखें कि आपने ना मसल को रेस्ट पे ढाल के उसका कोई फ़ायदा नहीं किया। घुटने में दर्द है, लेट जाओ ने कोई हल नहीं होता। आप उसको ट्रेन करें। हाँ, बाहर के मुल्कों में क्यों फिजियोथेरेपिस्ट की इम्पोर्टेंस भी है और उसको हर चीज़ में इम्पोर्टेंस दी भी जाती है, क्योंकि वो सिर्फ रेस्ट पे फोकस नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपके जॉइंट के मसल्स को रीहैब की तरफ लेके आते हैं। एक्सेस करो उसको, इस्तेमाल करो ताकि वो एनर्जी गेन करे, स्ट्रेंथ गेन करे। बिल्कुल उसको रेस्ट पे डाल के आप उसे कमज़ोर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर एज ज़्यादा है तो फिर इसको कवर करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है? यंग एज में रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर आप बहुत कमज़ोर हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तब भी प्रॉब्लम होती है? देखिए, फिजियोथेरेपी में हर चीज़ का इलाज है। मसल्स, जॉइंट्स, टाइम ज़रूर लगता है लेकिन इलाज हो जाता है। तो आप जितना जल्दी उसकी तरफ आ जाएंगे फिजियो की तरफ, उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक हो गया। लेकिन इसके लिए ये है कि आप अच्छे डॉक्टर का किसी का इंतखाब करें, अपने सेशन कंप्लीट करें। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं कराएंगे, बीच में छोड़ देंगे, वो फिर आपको बार बार पेन करती रहेगी। कुछ लाइफस्टाइल शाइटिका का पेशेंट का मुझे बता दे कैसा होना चाहिए? सोने में, उठने बैठने में, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको अगर मुसलसल बैठने वाला काम है, शूज़ किस तरह के होने चाहिए, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता दें क्या करनी। अच्छा, ओवरऑल ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये है कि अगर आपने बैठने का काम है तो हर 20 मिनट के बाद अपनी जगह पे एक दफ़ा खड़े हो जाए, और कुछ नहीं कर सकते, बैठे बैठे एंकल पंप्स कर लें।
ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, जब खड़े होने लगेंगे तो घुटना लॉक नहीं होगा। फ्लैट्स और हील्स को फीमेल्स माइनस कर दें, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गुड कर्व वाला अच्छा। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर फ्लैट और हील्स दोनों माइनस कर दे तो क्या हमारे पास फिर कोई मिड लेवल में वेज सोल पहन सकते हैं। गुड कर्व के साथ अच्छी सोल में वेज जूता पहना जा सकता है, जिससे आपके पाँव कंफर्टेबल रहे। ठीक हो गया। ठीक है, अंदर उसके सॉफ्ट कुशन होना चाहिए। मेडिकेटेड जूते पहने, स्टाइल और फैशन को अपनी सेहत के ऊपर फोकियत ना दें। बिल्कुल, यही ना कि आप हर रोज ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप हर रोज हील्स पहन रहे हैं, आपने हर रोज ही बिल्कुल फ्लैट जूता पहन लिया तो कितना प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है। ऐसे ही ऐसे ऑल्टरनेटिव डेज पे कर लें अगर आप उसको करना भी चाह रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस दें। एक्सरसाइज बड़ा रोल प्ले करती है। अपने मल्टीविटामिन्स का इंटेक अच्छा करें और डाइट अच्छी करें। डाइट अच्छी होगी, आपका बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन का इंटेक अच्छा होगा। अगर आपके साथ इशू चल रहे हैं तो फिर बहुत हद तक आपके मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, अगर आपके साथ ये मसले चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे इस चीज़ की है। जैसे मरियम ने कहा कि आप उनको रिलैक्स करके बेड रेस्ट पे ही रह जाएंगे तो मसला आपका झूंका तो रहेगा। वो जब आप चलना शुरू होंगे फिर दोबारा वहाँ से आपको पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें फिजियोथेरेपी का रोल जो है बहुत अहम है। इसके साथ ही जी हमने अब क्लोजिंग की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच मरियम, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।